स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर क्या है? 13। अच्छा, हम चूँकि लास्ट लेक्चर में जो माइक्रो कैनोनिकल असेंबल हमने स्टडी किया था और उससे हम थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स जो हैं उनके ऊपर पहुंच गए थे। ठीक है, तो वो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स जो हैं उनको फर्दर समझने के लिए जो थर्मोडायनामिक्स का रिव्यू है वो पहले करना ज़रूरी है, ताकि फर्दर फिर हम आगे जो है वो प्रोसीड करें। तो आज मैं जो है अभी उसको वहाँ पे स्टॉप करूँगा, लेकिन पहले जो है वो रिव्यू ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हम करके देखेंगे। 1 या 2 लेक्चर में ये हमारा कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, उसमें वही रिव्यू के अंदर वही चीज़ें आएंगी कि आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है, सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैक्सवेल रिलेशंस जो हैं उनको आपने पढ़ा हुआ है पहले। टीडीएस इक्वेशंस जो हैं उनको भी पहले स्टडी किया हुआ है जब आपने थर्मोडायनामिक्स जो है वो 4 टर्म के अंदर पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर हम उनको ज़रा समराइज करके जो है वो स्टडी करेंगे। वहाँ पर तो आपने एक एक चीज़ उसकी ड्राइव की थी, लेकिन यहाँ पर ज़रा समराइज करके उसको देखेंगे। तो आज हमने स्टडी करना है रिव्यू ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसके अंदर पहले इंट्रोडक्शन जो है वो देखते हैं हम। इस चैप्टर के अंदर या ये जो पोर्शन है इसके अंदर हम एक रिव्यू जो है वो थर्मोडायनामिक्स का करके देखेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स जो है ये बेसिकली बेस करती है जो पास्टुलेट होते हैं किसके, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। ठीक है, मैंने जैसे अभी पहले बात बताई है कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये पूरी थर्मोडायनामिक्स जो है वो इन पास्टुलेट्स के ऊपर बेस करती है। और हम इन लॉज की मदद से जो थर्मोडायनामिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कैलकुलेट करते हैं या उनको रिड्यूस करते हैं, यानी कि उनकी कैलकुलेशन की जाती है। आपको जब तक तीनों लॉज का पता नहीं होगा उस वक्त तक आप थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो तीनों लॉ पता होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बल्कि एक और भी होता है जिसको 4 होते हैं, बल्कि एक को हम कहते हैं जीरोथ लॉ। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इन चारों की मदद से आप थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको इस्टेब्लिश करते हैं। और फिर यही लॉज जो हैं इनकी मदद से जो थर्मोडायनामिक के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये पैरामीटर्स जो होते हैं इनके दरमियान में एक कनेक्शन जो है वो डेवलप किया जाता है। ये लॉज जो होते हैं इनके दरमियान में एक कनेक्शन भी डेवलप करते हैं। आप देखें ना, जब आप मैक्सवेल रिलेशंस जो हैं उनको निकालते हैं तो मैक्सवेल रिलेशंस क्या हैं, उसके अंदर सारे पैरामीटर्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंट्रॉपी, ये सारे पैरामीटर, फिर गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये सारे फ्री एनर्जी, ये सारे उसके अंदर जो है वो। तो ये कहाँ से निकलते हैं, फिर टीडीएस इक्वेशंस कहाँ से निकलती हैं, उन मैक्सवेल रिलेशन से। मैक्सवेल रिलेशंस कहाँ से आते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, तो ये सारा आपस में जो है वो इनका कनेक्शन है। तो थर्मोडायनामिक्स जो है is based on the postulates of thermodynamic laws from which all the
thermodynamic properties are deduced। जैसे तमाम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको डिड्यूस किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर अब जो है क्या किया जाएगा, एक कनेक्शन डेवलप किया जाएगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स के अंदर। अ कनेक्शन will be developed between thermodynamics and statistical mechanics। इनके दरमियान में एक कनेक्शन जो है वो हम डेवलप करेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स जो है इसके अंदर कोई सिस्टम जो है जो कि कोई डेफिनेट क्वांटिटी होती है मैटर की, उसको बाउंड किया जाता है क्लोज सरफेस से। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है इट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मटीरियल पार्टिकल्स। अब वो नंबर ऑफ मटीरियल पार्टिकल्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं। यानी कि कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम आप जब डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं वो लेते हैं, और वो लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप फील्ड क्वांटिटीज़ जो हैं उनको भी कंसिडर करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक होती हैं वहाँ पर ही फील्ड आता है। तो आप फील्ड क्वांटिटीज़ जो हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जो मैटर और स्पेस है, ठीक है, जो मैटर और स्पेस, मैटर और स्पेस का मतलब है कि आपके मैटर के एक्सटर्नल के अंदर, ठीक है, मैटर के एक्सटर्नल के अंदर का मतलब ये है कि जो सिस्टम है और उसकी सराउंडिंग। थर्मोडायनामिक्स में अभी कहते हैं कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई क्लोज सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, तो वो आइसोलेटेड या क्लोज सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके ऊपर उसकी जो है वो इफेक्ट आता है। तो थर्मोडायनामिक्स में ये चीज़ भी देखी जाती है कि जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है वो सिस्टम के ऊपर जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो इन थर्मोडायनामिक्स के अंदर ए सिस्टम ऑफ डेफिनेट क्वांटिटी, एक सिस्टम जो है डेफिनेट क्वांटिटी का ऑफ मैटर बाउंडेड बाय सम सरफेस, ऑफ मैटर बाउंडेड बाय सम सरफेस। उसको आपने अगर किसी सरफेस से बाउंड किया हो, तो जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है मे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अ थर्मोडायनामिक सिस्टम may consist of large number of particles which can be atoms or molecules, जो कि आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और फील्ड क्वांटिटीज
such as radiation field, जैसे कि रेडिएशन फील्ड है। अब जो मैटर और स्पेस होता है, जो एक्सटर्नल टू द सिस्टम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग। द मैटर एंड स्पेस एक्सटर्नल to the system is known as surroundings। उनको हम सराउंडिंग्स का नाम जो है वो देते हैं। अब अगर सिस्टम और सराउंडिंग को आप इकट्ठा लें, कोई भी सिस्टम है और साथ उसके साथ सराउंडिंग को भी मिला रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग अगर इकट्ठे ले लिए जाएं तो वो यूनिवर्स कहलाते हैं। अ सिस्टम एंड सराउंडिंग टेकन together are known as universe। अगर उनको इकट्ठा ले लें तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्स। तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम होता है वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स होता है। तो जो थर्मोडायनामिक स्टेट है सिस्टम की, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग इस प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये तीन बेसिक मेन आपके पास पैरामीटर्स होते हैं जिससे किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, यानी कि पी, वी एंड टी। या पहले भी बात आपको इसका पता है। फिर आगे मजीद भी होते हैं, टोटल 7 पैरामीटर्स होते हैं, 7 पैरामीटर्स होते हैं टोटल, जो किसी थर्मोडायनामिक स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन पहले 3 पैरामीटर्स जो हैं वो कौन से हैं? वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। ठीक है, तो द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ सिस्टम can be represented with the help of P, V and T, pressure, volume and temperature। अब ये जो पैरामीटर्स P, V और T हैं, ये प्रोवाइड करते हैं मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक है जी, कौन सी? मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं। मैक्रो होती है जो ऊपर वाला लेवल होता है वहां पर, यानी कि माइक्रो नहीं है कि एटम्स और एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। नहीं, जो मैक्रो यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो ये देगा। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम जी सर।
मैं और ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, तो खुद ही बंदे को शर्म होती है। आप लोगों की वजह से अब मुझे वहां जाके बातें सुननी पड़। मेरी तरफ तुम पढ़ो या ना पढ़ो, गो टू हेल, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर फिरेंगे तो फिर तो वो आपको पकड़ के अंदर ही भेजेंगे ना, या आप बाहर साइड पे बैठे होंगे। यानी कि क्लास की आपके लिए इतनी अहमियत है, इतनी ज्यादा। किधर था मैं, सारा टेम्पो जो है वो खराब है। नहीं पढ़े तुम क्लास तो निकलो कॉलेज से बाहर, या अगर बैठा तो कहीं जाके छुप के बैठोगे, वहां पर तुम लोग नजर ना हो, ठीक है। मेरी तरफ से आप कोई भी ना एक बंदा हो, मैं आऊंगा, मैं ये लगा के मैं लेक्चर काट करके चला जाऊंगा, मुझे आप लोगों से कोई गर्ज नहीं है। मुझे पता कि आप जिंदा लाशें हैं, डेड पीपल, ज़ॉम्बीज, जिंदा लाशें हैं आप। और ये मैं कोई आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा होता, मैं अपने आप को पढ़ा रहा होता। बेशर्मी की इंतहा है, आप तीन खड़े हैं उधर, और भाई नहीं पढ़ना तुमने, जाओ किसी जगह, तो तुम्हें वो राउंड जो लगा रहे हैं वो तो तुम लोगों को ना देखे हैं। जी भी बहुत घी है, नहीं आपका आने पर दिल करता वैसे कि हमें नहीं आना का, ना आया करो है। ये कितनी अटेंडेंस है, ये देखें, ये इबादत कर रहे हैं सारे लोग, रमजान में इबादत हो रही है। हालांकि आप लोगों को पता नहीं कि आपकी पहली इबादत जो है वो पढ़ना है, उसके बाद कोई दूसरी इबादत होती है। हाँ, हम लोगों ने यहां पर मजहब को भी एक ढकोसला जो है वो बनाया हुआ है, अपने मफाद के लिए हम उसको यूज करते हैं। किधर अल्लाह ताला ने कहा कि रमजान के अंदर जो है वो सिर्फ आप बैठ के तो अल्लाहू करते रहे, कितनी को अल्लाहू कर लेंगे आप। किधर कुरान के अंदर किस जगह पर लिखा हुआ है, मुझे ला के दिखा दो। ये तो हालत है। ये कितने, 1 2 3 4, ये 5 4, ये कितनी टोटल क्लास है, 40 की क्लास, 45 की, और ये स्टूडेंट बैठे हैं ये क्लास पढ़ने हैं, क्योंकि इनको यूट्यूब के ऊपर लेक्चर मिल जाए, इनको यहाँ पर क्लास में आके, चलो मेरा तो यूट्यूब पे मिल जाता है, बाकी 4 जो होते हैं उनका क्या करते हैं, उसके अंदर जो है वो आप लोग जो है वो PhDयाँ की हुई हैं आपने, जो बाकी 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो बेशर्मी की कोई इंतहा होती है। मेरी तरफ से आप आए या ना आए, लेकिन मुझे ये इस तरह की बात जाके बकवास सुननी पड़ती है ना, वो नहीं मुझे अच्छी लगती। नहीं आना ना, अब उधर मुझे प्रिंसिपल साहब मुझे कह रहे जी इन्होंने बाहर कटो, वो मुझे क्या पता है भाई, मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम, मेरी तरफ से आप आए। आपको कच्ची के तो बच्चे हैं नहीं है कि मैंने पकड़ पकड़ के आपको ला कर यहां पर पढ़ाना है मैंने। उधर ना बाहर 3 खड़े हैं, पता नहीं वो 5 6 लड़कियां और थी जो पता नहीं कॉलेज में पढ़ने आते हैं या पता नहीं क्या करने आते हैं, समझ नहीं आती मुझे। आपकी पहली जिम्मेदारी आपकी क्या है, आप लोगों की व्हाट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? पढ़ाई करना है, रोजे रखना और नमाज पढ़ाना, कुरान पढ़ना इसके बाद है। वो अल्लाह ने आपके लिए इसलिए रखा हुआ है कि आपका कैथारसिस हो सके।
ठीक है, फजर से लेकर जोहर तक टाइम के अंदर कितनी नमाजें हैं? दो ही है ना। उसके बाद है अगली नमाजें, असर, मगरब और इशा। क्यों? कि ये टाइम आपका अल्लाह ने काम करने के लिए रखा हुआ। इस टाइम के अंदर आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो स्टूडेंट है उसने पढ़ना है, जो नौकरी करता है उसने अपनी नौकरी जो है वो ईमानदारी के साथ करे। रमजान के रोजे आप रख रहे हो, नौकरी आप अपनी ईमानदारी से करना कर रहे हो, स्टूडेंट आप अपनी ईमानदारी से पढ़ ना रहे हो, तो आप मुझे बताएं कि ये आपके रोजे या नमाजें किस तरह कबूल होंगी? टेल मी दैट। हो सकती है? रोजा क्या सिखाता है आपको? यही तो डिसिप्लिन सिखाता है सारा। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं, पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर हम रहते हैं। हर चीज को अपने मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हर चीज को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। रोजे के आ जाते हैं, ऐसे सारी कौम हो जाती है कि जैसे पता नहीं इनसे हिला ही नहीं जाएगा, हिल ही नहीं सकते। सारे काम दुनिया के जो है वो खत्म हो जाते हैं रमजान के अंदर। अब ये क्या मेरे 10 मिनट ज़ाया करवाए हैं ना इन नॉनसेंस हरकतों की वजह से। अच्छा जी, मैं किधर था कि जो पैरामीटर्स P, V और T हैं, ठीक है, gives the macroscopic description of the system। ठीक है, और इन्हीं पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। यही थर्मोडायनामिक जो हैं वो पैरामीटर्स होते हैं। अब ये जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं, अगर थर्मोडायनामिक वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो, यानी कि ये P, V और T जो हैं ये टाइम के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे कि ये स्टेडी स्टेट है। इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। यानी कि ये तीनों पैरामीटर्स जो हैं अगर ये टाइम के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो तो स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव हो जाती है और सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। तो इफ P, V and T are independent of time, then the system is in इक्विलिब्रियम। तो फिर सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। तो आप जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं इनको हम जो कनेक्ट करते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप से, वो आप देखें कि ये F जो है अगर ये फंक्शन है P, V और T का, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने लिखा है इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये जो इक्वेशन लिखी है इसको कहते हैं आप नंबर 1, इट इज known as equation of state। इसको जो है वो हम इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है उसका नाम देते हैं।
क्योंकि पी, वी और टी ये क्या करेंगे, ये सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब कर लेंगे, इसलिए हम इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट का नाम जो है वो देते हैं। और ये जो हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हैं ये सारे इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से, और इनके दरमियान में कनेक्शन जो है वो मौजूद है। ठीक है, यानी कि ये पी, वी और टी जो है, आप देखेंगे आगे जब आप आइडियल गैस लॉ जो है वो उसको राइट डाउन करते हैं, तो आइडियल गैस लॉ क्या होता है, वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन पी, वी और टी जो है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, इनके दरमियान में कनेक्शन मौजूद है। ठीक है, तो द वेरिएबल पैरामीटर्स P, V and T are not independent of each other and they are connected with each other. और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर जो रोल है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का वो ये है कि आप मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है गैसेस की, जिसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी कहते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, और उस थ्योरी को यूज़ करते हुए ये पैरामीटर जो है इनको कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है कि जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज़ करते हैं तो तीनों ये पैरामीटर जो है उसके अंदर क्या होते हैं, कैलकुलेट हो जाते हैं। प्रेशर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और टेम्परेचर जो है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है फॉर द गैस, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द आइडियल गैस वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स हैं, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, t टेम्परेचर है, और r जो है वो क्या है, वो गैस कांस्टेंट है। तो ये आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है, तो इसके अंदर करेक्शन की जाती है जब हम रियल गैस की बात करते हैं, जब आप वान डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। वो वान डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होती है वो यही पी वी एन आर टी के अंदर आप p और v के अंदर क्या करते हैं, करेक्शंस करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास रियल गैस के लिए जो इक्वेशंस हैं वो आ जाती हैं। अब जो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है इसके अंदर जो चेंज आती है किसी स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम के अंदर, मसलन हमारे पास जो है वो आप देखें कि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस हम 4 किस्म के डिफाइन करते हैं। एक को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसके अंदर हमें पता है कि कोई हीट जो है वो ना सिस्टम के अंदर एंटर होती है ना सिस्टम से लीव करती है। तो नंबर 1 एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें Q 0 होता है, नो हीट एंटर द सिस्टम और लीव द सिस्टम। दिस प्रोसेस नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट हो, इफ T इज कांस्टेंट, तो फिर ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, जिसको आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देते हैं। उसके बाद
एक प्रोसेस होता है आइसोकोरिक, ये वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, और एक प्रोसेस होता है आइसोबारिक जिसके अंदर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। तो नंबर 3, इफ वी कांस्टेंट, तो इसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और नंबर 4, इफ पी कांस्टेंट है तो इसको कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। ये 4 किस्म के थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट लेते हैं। अब ऐसा प्रोसेस कि जो रिवर्सिबल हो, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस के जो अपने आप को रिट्रेस कर ले, यानी कि हमारे पास ये 2 तरह के और प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल ये वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो चेंज आती है सिस्टम के अंदर वो बड़ी स्लो होती है, और प्रोसेस जो है वो अपने आप को रिट्रेस कर लेता है, जहां से शुरू होता है वहीं पर वापस आ जाता है। मिसाल के तौर पर आप आइस है, पानी को ठंडा करते हैं तो आइस बन जाती है, आइस को गर्म करते हैं तो पानी बन जाता है, ठीक है। व्हाट इज दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। इस तरह कुछ और प्रोसेस होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते, जिनके अंदर रैपिड चेंजेस अकर करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और हमारी जो यूनिवर्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ प्रोसेस हैं, बल्कि सारी जो प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आप जो सिस्टम है आपका, जो जिस चेंज के अंदर जाता है फिर वो दोबारा उसके अंदर वापस नहीं आता, ठीक है, वो रिट्रेस जो है वो आप उसको नहीं कर सकते। अब जो थर्मोडायनामिक्स है ये बेसिकली एक एम्पिरिकल साइंस है, ठीक है। एम्पिरिकल साइंस का मतलब होता है कि जो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट्स उसकी मदद से डेवलप की जाए, तो ये बेसिकली एम्पिरिकल है। और जो पोस्टुलेट्स हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, ये उनके ऊपर बेस करती है। तो बेसिकली आपके पास जो है वो 3 लॉज जो हैं, 4 लॉज जो हैं वो थर्मोडायनामिक्स के होते हैं, जिसको हम 0th लॉ कहते हैं, 1st लॉ कहते हैं, 2nd लॉ कहते हैं, और 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स जो है ये बेस करती है based on फोर लॉज, 4 लॉज के ऊपर करती है। अब पहला लॉ जो है वो होता है 0th लॉ ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट 0th लॉ ऑफ टेम्परेचर। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। इस लॉ की मदद से आप टेम्परेचर जो है उसको डिफाइन कर पाते हैं। इट डिफाइन द टेम्परेचर। ये आपके पास पहला लॉ है जो कि टेम्परेचर को डिफाइन करता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड लॉ जो है उसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनामिक्स। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और इसको हम अप्लाई करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स को। इट इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Heat can be transformed into other forms of energy and other forms of energy can be transformed into heat. Law of conservation of energy. उसके बाद आ जाए तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का ये डिटरमिन करता है एवोल्यूशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, it determines the evolution of thermodynamic process। तो ये जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है उसके एवोल्यूशन को, एवोल्यूशन का जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंजेस आती हैं उसको डिस्क्राइब करता है। अब चौथा है आपके पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द प्रोसेस, कि उस प्रोसेस के ऊपर कौन से कॉन्स्ट्रेंट लगे हुए हैं जिसके अंदर एवोल्यूशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कॉन्स्ट्रेंट्स का आपको पता क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, इट imposes constraints on the process। तो ये constraints जो है वो अप्लाई करता है किसी भी प्रोसेस के ऊपर। अब ये जो लॉज हैं चार, इनकी मदद से जितनी इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज हैं किसी सिस्टम की उनको हम डिड्यूस कर सकते हैं लॉजिकली। ठीक है, कोई भी थर्मोडायनामिक जो सिस्टम है उसकी जितनी भी आपके पास इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज हैं उनको आप फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इन चारों लॉज की मदद से। यानी कि पूरी थर्मोडायनामिक्स जो है वो इन चार लॉज के ऊपर बेस करती है। ठीक है, नाउ अब हमने इनकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन जो है, ठीक है, उसको देखना है कि ये मैथमेटिकली ये लॉज जो हैं वो किस तरह फॉर्म होते हैं। तो पहले नंबर पे जो है मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो सपोज करें एक सिस्टम है जो इनिशियल स्टेट ए के अंदर है और ये इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी के अंदर जाता है, यानी कि एक सिस्टम है उसके अंदर चेंज आती है, वो इनिशियल स्टेट ए से कन्वर्ट होता है इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बी के अंदर। तो इनिशियल स्टेट जो है वो ए है इसकी, और जो फाइनल स्टेट है चेंज के बाद वो बी है, यानी कि इनिशियल से फाइनल के अंदर जब इसके अंदर चेंज आती है तो इस प्रोसेस के अंदर सिस्टम जो है ऑब्जर्व करता है अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व करता है। वो अमाउंट ऑफ हीट जो है उसका कुछ पोर्शन जो है वो वर्क डन करने में इस्तेमाल होता है और बकिया पोर्शन जो है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये आपने एनर्जी दी, ये एनर्जी जो है ये इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल हुई और बकिया जो है उससे वर्क डन हुआ सिस्टम के ऊपर। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यू कैन टेक इट डेल्टा यू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके अंदर डेल्टा यू जो है ये यू बी माइनस यू ए है। अब पहली स्टेट ए थी, स्टेट ए पर जब आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई और वो इंटरनल एनर्जी चेंज होकर यू बी होगी। तो ये यू बी माइनस यू ए जो है दैट इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो यू ए और यू बी ये इंटरनल एनर्जीज हैं कब, जब सिस्टम जो है वो स्टेट ए के अंदर है और जब सिस्टम जो है वो स्टेट बी के अंदर है। अब ये जो इंटरनल एनर्जी होती है इट इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ स्टेट, ये भी फंक्शन ऑफ स्टेट है। जैसे टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम फंक्शन ऑफ स्टेट है, इसी तरह इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ स्टेट। द इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ स्टेट। तो इंटरनल एनर्जी जो है ये फंक्शन ऑफ स्टेट है। और इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं प्योरली काइनेटिक एनर्जी से। क्यों? क्या आपको इसकी वजह का पता? नहीं, इंटरनल एनर्जी जो होती है, जो टोटल एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी की होती है। लेकिन हम इस इंटरनल एनर्जी को प्योरली काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? जब आप थर्मोडायनामिक सिस्टम लेते हैं तो यू आर टेकिंग द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। व्हेन यू आर टेकिंग द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स देन इट मीन्स मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल तो हर वक्त मूव करते, भाई उनकी कोई पोजीशन तो नहीं होती है, तो पोजीशन होगी तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। तो फिर ये जो इंटरनल एनर्जी होती है इट इज़ ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। मॉलिक्यूल कभी भी रुकता नहीं है। जिस मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, उसके अंदर मॉलिक्यूल जो हैं वो हमेशा रैंडमली मूव कर देते रहते हैं लाइक ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, और इनकी मोशन कभी भी स्टॉप नहीं होती। तो इसलिए दे ऑलवेज हैव काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए आप इसको काइनेटिक एनर्जी से जो है वो रिप्लेस जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर
अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी अराइज होगी भी, यानी कि इस केस में जब आप कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो कैसे हो सकती है, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वो अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से आती है, विच आर ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस, और वो कोहेसिव फोर्सेस कहाँ से अराइज होती हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, लेकिन वो इफेक्ट जो होता है वो इतना निग्लिजिबली स्मॉल होता है उन रैंडम मूविंग मॉलिक्यूल्स के लिए कि हम ये कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज ऑलमोस्ट ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो जो ये डेल्टा यू जो है हमारे पास, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, इसको हम कहते हैं दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको हम कहते हैं कि दिस इज दी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब सिस्टम जो है वो चेंज होता है इनिशियल स्टेट ए से इसकी फाइनल स्टेट में, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर इंक्रीज आता है। यानी कि जब कोई सिस्टम जो है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, इनिशियल से फाइनल स्टेट में कब चेंज होगा, जब वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। तो जब वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो एनर्जी के ऑब्जर्व होने से ऑब्वियसली जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो क्या होगी, बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो उसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हीट देने से जो इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज होती है, और जब वो इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होने के बाद क्या होता है कि उस एनर्जी का कुछ पोर्शन उस काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में इस्तेमाल हो जाता है, और बकिया पोर्शन जो है उसकी मदद से आप यूजफुल वर्क डन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हीट है डेल्टा क्यू, इसके साथ एक क्वांटिटी यहाँ पर आती है डेल्टा जेड भी, जो क्वांटिटी ऑफ मास है। यानी कि ये पूरा जो लॉ है ना, इसको हम यूं लिखते हैं कि डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा जेड। ये डेल्टा जेड जो है ये मास एक्शन क्वांटिटी है। ठीक है, ज़ाहिर पता ना मास तो है ना वहाँ पर जिसको आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है, या जिसको आप एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंसिडर करें एक इनफाइनाइटिसिमल प्रोसेस जिसके अंदर चेंज आती है वॉल्यूम के अंदर डी वी किसी प्रेशर पी के ऊपर। ठीक है जी, चेंज इन वॉल्यूम dV एट प्रेशर P। किसी प्रेशर P के ऊपर जो है वो क्या आती है, चेंज इन वॉल्यूम आता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, फिर इस केस के अंदर जो वर्क डन है dW वो बराबर होगा PdV के। तो इसका मतलब है कि जो du है इसको लिख सकते हैं dQ माइनस PdV। ठीक है, इसको यहाँ पर डेल्टा जेड जो है उसको हमने नहीं लिखा, वो एब्सेंट है, लेकिन डेल्टा जेड को यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अब जो
क्वाजी स्टेटिक इनफाइनाइटेसिमल प्रोसेस होता है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम के अंदर हो। इन क्वाजी स्टेटिक इनफाइनाइटेसिमल प्रोसेस, अगर कोई क्वाजी स्टेटिक इनफाइनाइटेसिमल प्रोसेस हो तो इसमें जो वर्क डन है ये होता है आपके पास dW इज इक्वल टू EdV प्लस समेशन I FI DAI। यहां पर FI जो है ये एक जनरलाइज फोर्स है और AI जो है वो एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। It is a generalized force और AI it is generalized coordinate। अब अगर हमारे पास कोई DNI नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों, यानी कि इनके अंदर कोई चेंज आ रही हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की किसी ith कंपोनेंट ऑफ सिस्टम के लिए ड्यू टू सराउंडिंग की वजह से, यानी कि कोई पार्टिकल्स जो हैं वो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर केमिकल पोटेंशियल पर यूनिट मॉलिक्यूल जो है ith कंपोनेंट ऑफ सिस्टम का वो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं पोटेंशियल को, जब पार्टिकल्स एंटर होते हैं या लीव होते हैं उनको हम केमिकल पोटेंशियल की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब अगर सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर कोई पार्टिकल्स हैं वो एंटर हो रहे हैं तो फिर हमारे पास जो केमिकल पोटेंशियल है वो आ जाएगा उस टर्म डेल्टा Z के अंदर जो कि मास क्वांटिटी को डिस्क्राइब करे। तो इसका मतलब है कि डेल्टा Z जो है ये आपके पास आ जाएगा समेशन I म्यू I DNI। अब अगर मैं जो है वो ये लिखूं पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये आ जाएगा du इज इक्वल टू dq माइनस pdv प्लस समेशन I fi dai प्लस समेशन I म्यू I dni। तो ये पूरा आपके पास क्या आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली आपको क्या बताता है कि जो वर्क है ये कन्वर्टेबल है इन कैरिंग आउट द प्रोसेस, जब आप प्रोसेस जो है उसको कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं करता डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस अंडर कंसीडरेशन कि कौन सी डायरेक्शन जो है उसके तहत ये कन्वर्जन होगी। भाई ये बता देता है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये नहीं बताता कि एनर्जी जो है वो किस तरह एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है या व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हीट जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो फ्लो करेगी। तो जो डायरेक्शन है प्रोसेस के अंडर कंसिडरेशन, इसके लिए फिर हमें थर्मोडायनामिक्स के अंदर के किस डायरेक्शन के अंदर ये प्रोसेस टेक प्लेस होगा उसके लिए फिर हमें जो है लिमिटेशंस लगानी पड़ती हैं ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और जब हम लिमिटेशंस लगाते हैं ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी तो देन वी हैव टू यूज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जा रही है या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रही है, किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हीट की हो रही है। अब इस चीज़ को देखने के लिए फिर जो है फर्स्ट लॉ के बाद जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये कंसर्न्ड है विद द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क एंड द डायरेक्शन ऑन विच द नेचुरल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एनर्जी चेंजेस अकर। किस तरह हीट ट्रांसफॉर्म होती है और किस तरह एनर्जी की चेंजेस जो हैं वो क्या करती हैं, वो अकर करती हैं, उनसे ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो रिलेटेड है। The second law of thermodynamics, अब ये जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का is concerned with the method of ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। ये मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट का इनटू मैकेनिकल वर्क मैकेनिकल वर्क के अंदर क्या कैसे हीट जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है मैकेनिकल वर्क में, एंड द डायरेक्शन इन विच द प्रोसेस एंड द डायरेक्शन इन विच द प्रोसेस involving energy changes occur। ठीक है जी, तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क और डायरेक्शन इन विच द प्रोसेस इन्वॉल्विंग एनर्जी चेंजेस, अगर कौन सी डायरेक्शन के अंदर एनर्जी चेंजेस वो इन्वॉल्व है और किस तरह हीट जो है वो मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट। फर्स्ट लॉ सिर्फ ये बताता है ना भाई एनर्जी दी है आपने, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आई और मैकेनिकल वर्क डन हो गया, लेकिन कैसे हुआ, कैसे चेंज आई, उसका पता नहीं। उसके लिए फिर ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये बेसिकली बेस करता है कार्नोट इंजन के ऊपर। तो कार्नोट ने जब एक्सप्लेन किया था कार्नोट इंजन को, ठीक है, तो उसे ये इस्टेब्लिश किया था कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम हीट को कन्वर्ट कर सकें कंप्लीटली इनटू द यूजफुल वर्क। यही कहा था ना कार्नोट, उसने कहा था कि हम कंप्लीटली जो है वो नहीं कर सकते। क्या होता है कि हाई टेम्परेचर रेजरवायर से इंजन हीट लेता है और लो टेम्परेचर रेजरवायर को हीट दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसका कुछ पोर्शन यूजफुल वर्क डन करने में इस्तेमाल होता है और बकिया जो है वो लो टेम्परेचर रेजरवायर को रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि उसने ये कहा था कि आप मुकम्मल तौर पर हीट को मैकेनिकल वर्क के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते।
यही बात की थी ना उसने कि भाई आज तक हम कोई ऐसा इंजन नहीं बना सके जो धुआं ना छोड़ता हो, जो धुएं के बगैर हो। हमने अभी तक कोई ऐसा इंजन नहीं देखा। तो वो उसने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता, आपको अगर कारनोट इंजन बनाना है या कोई भी ऑपरेटिंग इंजन बनाना है तो उसके लिए आपके पास 2 टेम्परेचर रिजर्वायर जो है उनका होना जरूरी है, उसके बगैर नहीं आप उसको बना सकते। तो उसने ये इसको एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्दर जो है उसने जो पार्शियल कन्वर्जन होती है हीट की वर्क के अंदर उसको डिस्क्राइब किया। फिर उसने ये कहा कि जब बॉडी जो है जब वो हीट लेती है, मतलब उसने जो ये बनाया था इसका साइकिल, कारनॉट साइकिल, जिसकी मदद से आप एफिशिएंसी जो है वो निकालते हैं कारनॉट इंजन की। वो ये आपके पास डायग्राम होती है जिसको हम कहते हैं पीवी डायग्राम। तो अगर ये ए पॉइंट है, यहाँ से ये जा तक है बी तक, फिर ये इधर से जा रहा है सी तक, फिर ये इधर से जा रहा है डी तक, तो फिर ये दोबारा इधर से चला जाएगा ए तक, ठीक है। और जो आपका हीट इंजन होता है, ये देखें कि ये यहाँ पर होता है HTR, ठीक है। इससे ये Q1 हीट लेता है, उसका कुछ पोर्शन यूजफुल वर्क डन के अंदर कन्वर्ट करता है और बाकी पोर्शन जो है वो LTR को दे देता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से Q1 हीट लेता है और इधर Q2 हीट दे देता है। अब ये जो सारा प्रोसेस है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। कोई सा भी आप वर्किंग सब्सटेंस यूज करें इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वर्किंग सब्सटेंस जो है वो आपका क्या होता है, इंजन के अंदर पेट्रोल होता है, गैस होती है, डीजल होता है, कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो सकता है जिसकी मदद से इंजन जो है वो वर्क करता है। अब यहाँ पर इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसकी 2 स्टेटमेंट्स थी। एक को आप कहते हैं केल्विन स्टेटमेंट और एक को आप कहते हैं क्लाजियस स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास केल्विन स्टेटमेंट है, केल्विन स्टेटमेंट जो है ये कहती है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट टेकन फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर इनटू वर्क विदाउट कॉजिंग अदर चेंजेस। इट इज इम्पॉसिबल, मेरा कहने का मतलब है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच कन्वर्ट्स ऑल एनर्जी इनटू द यूजफुल वर्क डन विदाउट द रिजेक्टिंग द हीट टू LTR। आप ऐसा कभी भी कोई हीट इंजन जो है वो नहीं बना सकते, ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल to convert all heat taken from a body of uniform temperature into work without causing other changes।
ठीक है। अब दूसरी चेंजेस को किए बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। अदर चेंजेस क्या होंगी? जाहिर ही बात है कि किसी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के ऊपर फिर हीट को फ्लो जो है वो करवाया जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट थी क्लाजियस स्टेटमेंट, ये नंबर 1 थी। क्लाजियस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ये कहती है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हार्ड बॉडी। आप कोल्ड बॉडी से हार्ड बॉडी की तरफ हीट को फ्लो नहीं करवा सकते विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। यानी वैसे तो नेचुरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है? वो हार्ट से कोल्ड की तरफ जाती है। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि जी कोल्ड से हार्ट की तरफ करवाएं, जिसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं, तो रेफ्रिजरेटर जो है वो किस तरह वर्क करता है? वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सपेंडिचर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करने के बाद आप हीट को कोल्ड से हार्ट की तरफ मूव करवाते हैं। तो इसको हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन, कि जो सेल्फ एक्टिंग मशीन है अनएडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी, जिसको किसी एक्सटर्नल एजेंसी की एड ना हो टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो इसको कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ आप फ्लो नहीं करवा सकते। तो अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ये बेसिकली जो हीट इंजन की वर्किंग है उसके ऊपर बेस करती हैं। तो कार्नोट हीट इंजन जो है वो एक आइडियल हीट इंजन है, जिसका कि आपको पता है कि प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये यूं गया, यूं गया, यूं वापस आ गया, तो पूरा इसने कार्नोट साइकिल जो है वो कंप्लीट किया, एक रिवर्सिबल साइकिल जो है वो उसने कंप्लीट किया। तो इसके अंदर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट जो है वो दी जाती है Q1, जो कि अब्जॉर्ब करता है इंजन। ये होता है प्रोसेस पहले ए बी, ठीक है। इस स्टेप के अंदर अमाउंट ऑफ हीट Q1 जो है वो सिस्टम को दी जाती है, जो कि अब्जॉर्ब करता है टेम्परेचर T1 के ऊपर। फिर यहाँ पर गैस जो है वो आइसोथर्मली एक्सपैंड होती है, वर्क डन करती है। यहाँ पर जब यहाँ पर अगर टेम्परेचर इसका T1 है तो यहाँ पर टेम्परेचर T2 हो जाता है जब वो एक्सपैंड होती है। फिर दोबारा यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है आके, तो ये टेम्परेचर T2 ही रहता है, ठीक है, जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होती है। यहाँ पर आकर आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है तो ये दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और T1 हो जाता है। तो ये जहाँ से शुरू होता है वहीं पर ये वापस आ जाता है। और इसकी एफिशिएंसी जब कैलकुलेट की जाती है तो वो होती है ईटा 1 माइनस Q2 ओवर Q1 1 माइनस T2 ओवर T1, या इस पर लिख सकते हैं 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये इसकी एफिशिएंसी होती है। तो अब अगर आपके पास जो है वो इर्रिवर्सिबल इंजन हो,
वैसे बेसिकली तो क्या होता है, रिवर्सेबल इंजन होता है। तो अगर आपके पास जो है वो इरिवर्सिबल इंजन हो, तो फिर इरिवर्सिबल इंजन के लिए ईटा 1 माइनस Q2/Q1 लेस देन 1 माइनस T2/T1 के बराबर होता है इरिवर्सिबल के लिए। तो इसका मतलब है कि जो Q1/T1 की रेशो है प्लस Q2/T2 की रेशो है, ये लेस देन इक्वल टू 0 होगी। इसको आप कहते हैं, ये इक्वेशन नोन है, इसको कहते हैं दिस इज क्लाजियस इनइक्वालिटी। इसको कहते हैं क्लाजियस इनइक्वालिटी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर जो है वो आ रहा है किसी साइकिल के लिए। तो जो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, और जो इनइक्वालिटी का साइन है ये किसी इरिवर्सिबल या किसी आर्बिट्रेरी साइकिल के लिए। ठीक है, इक्वालिटी का साइन रिवर्सिबल साइकिल के लिए, जो लेस देन वाला है ये किसी आर्बिट्रेरी या इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। तो इसको हम जो कहते हैं, ये एक्सप्रेशन कॉल्ड कहता है क्लाजियस इनइक्वालिटी, और ये वैलिड होता है किसी भी साइकिल के लिए। ठीक है, यानी कि मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि समेशन आई QI/TI लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पर इक्वालिटी का साइन जो है ये होल्ड करता है फॉर रिवर्सिबल साइकिल। इक्वालिटी साइन होल्ड फॉर रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है जी, अब ये मैंने दोनों लॉज जो हैं इनको डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट आई विल डिस्कस एंट्रोपी और फिर मैक्सवेल रिलेशंस और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।